हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे औसत चाल और औसत वेग में तुलना। इसी तरह से तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग में तुलना। तो आपने बोला था कि औसत चाल हमेशा धनात्मक होगी, लेकिन औसत चाल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। साथ साथ अपन ने एक बात और बोली थी कि औसत चाल का मान हमेशा औसत वेग के परिमाण से ज्यादा होगा या बराबर होगा। लेकिन जब तात्क्षणिक वेग की बात करते हैं और तात्क्षणिक चाल की बात करें तो तात्क्षणिक का मतलब क्या है? बहुत कम समय अंतराल में। तो मान लीजिए एक कण वक्राकार पथ पे गति कर रहा है और आपसे बोला गया कि जब गति करते करते उसको 15 सेकंड हो गए तो 15वें सेकंड पर चाल और वेग बताइए। 15वें सेकंड पर चाल और वेग बताने का मतलब क्या होगा? पर्टिकुलर 15वें सेकंड पर दूरी का समय के साथ परिवर्तन की दर बतानी है, चाल निकालनी है तो, और वेग निकालना है तो विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन की दर निकालनी है। तो अगर आपको पर्टिकुलर 15वें सेकंड पर चाल या वेग चाहिए तो अपन क्या करेंगे? 15 से लेकर 15.000000 एक समय अंतराल के दौरान तय की गई दूरी और तय किया गया विस्थापन निकाल लेंगे। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, यह समय अंतराल इतना अल्प है कि कण आपका बहुत अल्प दूरी से क्या होगा? विस्थापित होगा। मैंने तो फिर भी यहां से यहां तक विस्थापित कर रखा है ताकि आपको दिखे तो सही। हाँ, इस समय अंतराल के दौरान कण थोड़ा सा खिसका है। एक्चुअल में तो ये दूरी इतनी कम है, इतना विस्थापन इतना कम है कि आपको स्वस्थ आंखों से दिख भी नहीं पाएगा कि वो चला है कि भी नहीं चला। ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने कहा कि हाँ भैया 15 से लेकर 15.000001 सेकंड में वो यहां से यहां पर आ गया। तो अगर इस समय अंतराल में वो यहां से यहां पर आया तो चाल क्या होगी? चाल क्या होगी? कुल दूरी बटा कुल समय। तो तय की गई दूरी क्या होगी? तय की गई पथ की लंबाई। तो ये पथ की लंबाई दूरी हो जाएगी और इन दोनों के मध्य का समय अंतराल डेल्टा टी हो जाएगा। मैं ऐसे बोला गया विस्थापन बताओ तो विस्थापन क्या बोलूंगा? प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली सीधी सरल रेखा की लंबाई। तो पता लगा, अरे यह सीधी सरल रेखा की लंबाई तो यहां से यहां तक तय की गई पथ की लंबाई के बराबर है। कि जब अपन बहुत अल्प समय अंतराल की बात करेंगे तो कण ऑलमोस्ट क्या करेगा? सीधी सरल रेखा में चलेगा। हाँ, अगर अपन ये पूरा पथ देखते हैं ना, ये पूरा पथ देखते हैं तो ये पूरा पथ तो सीधी सरल रेखा नहीं है। अगर मैं यहां से यहां तक की दूरी बोलूं तो दूरी तो क्या होगी? तय की गई पथ की लंबाई है। और यहां से यहां तक का विस्थापन देखूंगा तो ये आएगा। ठीक, क्योंकि यहां से यहां तक की बात करते हैं तो कण वक्राकार पथ पे चल रहा है। लेकिन जब बहुत अल्प समय अंतराल की बात करेंगे तो बहुत अल्प समय अंतराल में कण थोड़ा सा ही खिसकेगा, और जब वो थोड़ा सा ही खिसकेगा तो अगर आप इतना सा छोटा सा पोर्शन देखेंगे तो ये पोर्शन आपको सीधी सरल रेखा दिखेगा, और सीधी सरल रेखा दिखाई देगा तो दूरी और विस्थापन का परिमाण दोनों बराबर होंगे। तो जब दूरी और विस्थापन दोनों का परिमाण बराबर होंगे तो औसत चाल और औसत वेग का परिमाण, तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग का परिमाण भी क्या होगा? समान होगा। तो तात्क्षणिक वेग का परिमाण ही क्या कहलाता है? तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक वेग का परिमाण क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक चाल। बस इस वेग के अंदर दो चीजें आएगी, परिमाण भी आएगा और दिशा भी आएगी। और तात्क्षणिक वेग का परिमाण क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक चाल। तो भैया लोगों, ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तात्क्षणिक वेग का परिमाण तो तात्क्षणिक चाल होगी, लेकिन तात्क्षणिक वेग का औसत वेग का परिमाण औसत चाल के बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो औसत वेग का परिमाण औसत चाल से कम होगा या बराबर होगा, लेकिन तात्क्षणिक वेग का परिमाण तात्क्षणिक चाल के बराबर होगा। क्योंकि जब अपन औसत वेग या औसत चाल की बात करेंगे तो औसत चाल क्या होगी? कुल दूरी बटा कुल समय, और औसत वेग क्या होगा? कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो पता लगता है कि अगर कण वक्राकार पथ पे गति कर रहा है तो दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगी, और दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगी तो औसत वेग हमेशा औसत चाल हमेशा औसत वेग के परिमाण से ज्यादा होगी। केवल जब कण सीधी सरल रेखा में चलेगा, पूरी गति के दौरान सीधी सरल रेखा में चलेगा, तभी दूरी और चाल का परिमाण बराबर होगा, और उसी स्थिति में औसत वेग का परिमाण औसत चाल के बराबर होगा। अन्यथा बाकी सभी स्थितियों में औसत वेग का परिमाण औसत चाल से क्या होगा? कम होगा।
लेकिन जब अपन तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल की बात करेंगे, तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग का मतलब किसी पर्टिकुलर क्षण पर चाल या किसी पर्टिकुलर क्षण पर वेग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूरी या विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर समय के किसी निश्चित मान पर निकालनी पड़ेगी, और समय के किसी निश्चित मान पर निकालने के लिए आपको जो समय अंतराल लेना पड़ेगा वो बहुत बहुत अल्प लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए अभी कण यहाँ पर है, तो इस अल्प समय अंतराल में कण क्या हुआ, थोड़ा बहुत ही खिसकेगा, और जब थोड़ा बहुत ही खिसकेगा तो यहाँ से यहाँ तक का पथ सीधी सरल रेखा है, और यहाँ से यहाँ तक का पथ सीधी सरल रेखा है, तो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर, और जब दूरी और विस्थापन दोनों बराबर तो तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग का परिमाण भी बराबर होगा। तो यहां तक तो अपन लोगों ने स्टडी कर लिया था। आज अपन बात करते हैं किसकी, त्वरण की। किसकी बात करते हैं भैया, त्वरण की। तो त्वरण क्या होता है साहब, त्वरण क्या होता है, कण के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। कण के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो जब भी कण का वेग बदलेगा अपन बोल सकते हैं कण में क्या उत्पन्न हो गया, त्वरण। अगर अपन थोड़ी डिटेल में जाए तो वेग कब बदलता है, वेग कब बदलता है, तो न्यूटन बहुत सालों पहले बोल के चला गया, अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, और वह किसी वेग से गति कर रही है तो उसी वेग से उसी दिशा में गति करते रहना चाहती है जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। इसका मतलब अगर वस्तु पर बाह्य बल शून्य है तो अगर ये रुकी है तो रुकी रहेगी, और अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से इस दिशा में चल रही है तो लगातार ये 5 मीटर पर सेकंड से इसी दिशा में चलती रहेगी। तो इसका मतलब बल नहीं लगेगा तो वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा, वेग क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर आपको वस्तु का वेग बदलना है तो क्या लगाना पड़ेगा, बल। इसका मतलब अगर आपको वस्तु के वेग में परिवर्तन करना है तो क्या लगेगा, बल, और बल लगेगा तो वस्तु के वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा तो अपन बोल सकते हैं कि वस्तु में क्या उत्पन्न हो गया, क्या उत्पन्न हो गया, त्वरण। तो अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कोई ना कोई बल लग रहा है। अभी कौन सा बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है, मैं इस पर स्टडी नहीं करूंगा, मैं केवल इस पर स्टडी करूंगा। मैं कारण का अब स्टडी नहीं करूंगा, मैं केवल गति का अध्ययन करूंगा। तो अभी मेरे को कौन किसने बल लगाया, कितना बल लगाया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बस मेरे को तो ये पता है कि वेग बदल रहा है, तो बैकअप ऑफ द माइंड मेरे पास क्लियर होना चाहिए कि हाँ वस्तु पर कोई ना कोई बल लग रहा होगा। क्यों लगाया, किसने लगाया, किधर लगाया, अभी हाल फिलहाल में को उससे ज्यादा लेना देना नहीं। तो अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो दिमाग में आना चाहिए उस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है, और वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो इसका मतलब परिवर्तन की दर, दर का मतलब हमेशा किससे होता है, 1 से। तो अपन बोल सकते हैं 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन, 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण। 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। तो त्वरण का क्या सूत्र बना, त्वरण का क्या सूत्र बना, वेग में परिवर्तन बटा समय, जितने समय में वेग में परिवर्तन हुआ है। तो त्वरण का सूत्र बना वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है कि नहीं बात। अब आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, वेग, चूंकि वेग क्या है, सदिश राशि बताई, और वेग चूंकि सदिश राशि बताई तो वेग को मैं 3 प्रकार से बदल सकता हूं। वेग को मैं 3 प्रकार से बदल सकता हूं। एक तो वेग का केवल परिमाण बदलकर, और एक केवल वेग की दिशा बदलकर, और परिमाण और दिशा दोनों बदलकर। तो भैया लोगों, वस्तु का अगर मेरे को वेग बदलना है तो वस्तु का वेग किसकी सहायता से बदला जा सकता है, बल लगाने पर। बल लगाने पर वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा। चूंकि वेग सदिश राशि बताई और किसी भी सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए
दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, परिमाण और दिशा। तो अगर मैं बोलता हूं वेग बदल रहा है, तो वेग को हम तीन प्रकार से बदल सकते हैं कि पूरी गति के दौरान वेग की दिशा तो समान रहे लेकिन वेग का परिमाण बदल रहा है। अगर वेग का परिमाण बदल रहा है, चाहे दिशा सेम रहे, तो भी वेग तो बदलता रहेगा। दूसरा तरीका क्या है, गति के दौरान वेग का परिमाण तो सेम रहे लेकिन दिशा लगातार बदलती रहे, तो भी वेग बदलता रहेगा। और परिमाण और दिशा दोनों बदलती रहे तो भी वेग बदलता रहेगा। अब सब जानते हैं वेग को प्रदर्शित करने के लिए दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, परिमाण और दिशा। तो अगर आपको वेग बदलना है तो केवल परिमाण बदलकर वेग बदला जा सकता है, केवल दिशा बदलकर भी वेग बदला जा सकता है, और दोनों बदलकर भी वेग बदला जा सकता है। मतलब समझिएगा, मान लीजिए एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, अभी चलते चलते इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर चलते चलते इसका वेग 15 मीटर पर सेकंड हो गया। तो आप देखेंगे इस गति के दौरान वेग की दिशा तो नहीं बदल रही, लेकिन वेग का परिमाण लगातार बदलता जा रहा है। इसका नाम वेग बदलता जा रहा है, ठीक है ना। और फिर वेग का परिमाण बदलता है तो सबको ही पता लग जाता है कि क्योंकि मान ही बदल रहा है तो सबको पता लग जाता है कि वेग बदल रहा है। दिक्कत कहाँ आती है कि मान लीजिए एक कण वक्राकार पथ पे गति कर रहा है, एक कण वक्राकार पथ पे गति कर रहा है। तो अगर आप एक चीज और क्लियर कर लें, जब भी कोई कण वक्राकार पथ पे गति करेगा कण, तो पथ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर वेग की दिशा को प्रदर्शित करेगी। जब भी कोई कण वक्राकार पथ पे गति कर रहा है तो कण के पथ के किसी भी बिंदु पर, जिस पथ पे वो चल रहा है ना, उस पथ के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा क्या बताएगी, वेग की दिशा को। तो मान लीजिए कण आपका यहाँ पर स्पर्शरेखा खींच दूं तो ये वेग की दिशा को बताएगी। तो पता लगा यहाँ वेग कितना है 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर पता लगा वेग कितना है 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर पता लगा वेग कितना है 5 मीटर पर सेकंड। तो भैया लोगों 99% बच्चे बोलेंगे कि यार यहाँ पर वेग समान ही तो है, वेग का मान 5 मीटर पर सेकंड ही तो है। लेकिन भैया वेग सदिश राशि है, वेग को प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण से काम नहीं चलेगा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी आपको बतानी पड़ेगी। तो वेग का परिमाण इन तीनों जगहों पर समान है। क्या वेग की दिशा तीनों जगहों पर सेम है क्या, नहीं है। तो क्या इन तीनों सदिश का परिमाण समान है लेकिन दिशा समान नहीं है, तो ये तीनों सदिश समान सदिश नहीं कहलाएंगे। समान सदिश तभी कहलाएंगे, एक जैसे सदिश तभी कहलाएंगे, तुल्य सदिश तभी कहलाएंगे जब परिमाण और दिशा समान हो। तो इन तीनों जगह पर कण के वेग का परिमाण तो समान है, लेकिन परिमाण समान होने के बावजूद भी ये तीनों वेग समान नहीं है, क्योंकि तीनों वेग की दिशा क्या है, अलग अलग है। तो परिमाण समान है लेकिन दिशा अलग अलग है, तो भी वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और एक और तरीका क्या है, कण फिर वक्राकार पथ पे चल रहा है, अभी वेग का परिमाण 5 मीटर पर सेकंड है, अभी 10 मीटर पर सेकंड है, और अभी 15 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर परिमाण भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है। क्या होता है अपन किसी भी चीज को देखते हैं ना तो मान से देखते हैं, लेकिन बस सदिश में यही खास बात है कि यहाँ केवल मान का ही फर्क नहीं पड़ता, यहाँ दिशा का भी फर्क पड़ता है। यहाँ इस वाले केस में तो कोई भी बच्चा बोल देगा वेग बदल रहा है, क्योंकि अभी 5 अभी 10 अभी 15 तो साफ पता लग रहा है वेग बदल रहा है। इस केस में भी साफ साफ कोई भी बोल देगा कि वेग बदल रहा है, अभी 5 है अभी 10 है अभी 15 है। लेकिन इस वाले केस में बहुत कम बच्चे ही बोलेंगे कि वेग बदल रहा है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में तो केवल मान होता है। बोलेगा यार मान 5 ही तो है तो वेग समान है। नहीं भैया, वेग समान ही है, चाल समान है, वेग का परिमाण, ताक्षणिक वेग का परिमाण समान है, लेकिन वेग की दिशा समान नहीं है। और वेग की दिशा समान नहीं है तो ये तीनों वेग समान नहीं है, अर्थात वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है। वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक, तो वेग तीन तरह से बदला जा सकता है, केवल परिमाण बदलकर, केवल दिशा बदलकर, और परिमाण और दिशा दोनों बदलकर। अब अगर अपन थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लें, तो थोड़ा सा भी अपन ने बोला था कि अगर आपको वेग में परिवर्तन करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। आपको क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो थोड़ी सी डिटेल में अगर अपन बात कर लें तो ये पता लगा कि वेग बदल रहा है, यहाँ पर भी बदल रहा है, यहाँ पर भी बदल रहा है, यहाँ पर भी बदल रहा है।
तो थोड़ा सा देख लें कि बल किधर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं बल किधर लगाना पड़ेगा। बोले तो परिमाण बदलने के लिए बल किधर लगाना पड़ेगा, दिशा बदलने के लिए बल किधर लगाना पड़ेगा, और दोनों बदलने के लिए बल किधर लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा समझिएगा, हो सकता है बाउंसर जाए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मान लीजिए आपका ये कण है 5 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। मैं चाहता हूं कि ये सीधा का सीधा ही जाता रहे। सीधा का सीधा जाने का मतलब क्या है, वेग का परिमाण बदले, दिशा नहीं बदले। सीधा सीधा जाने का मतलब वेग की दिशा नहीं बदले, केवल परिमाण बदले। तो अगर मैं वेग का केवल परिमाण बदलना चाहता हूं तो मेरे को बल किधर लगाना पड़ेगा, किधर लगाना पड़ेगा, वेग की ही दिशा में। अगर वस्तु चल रही है और उसी दिशा में मैंने बल लगा दिया तो क्या ये बल इसको मोड़ेगा क्या, नहीं, सीधा ही चलाएगा और इसका वेग क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। इसका वेग क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। तो अगर वस्तु सीधी सरल रेखा में चल रही है, सीधी सरल रेखा में चल रही है, बोले तो वेग की दिशा नहीं बदल रही है, लेकिन वेग का परिमाण बदल रहा है। तो सीधी सरल रेखा में चलाने के लिए, लेकिन वेग का परिमाण बदलने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। किधर किधर लगाना पड़ेगा, बल वेग की ही दिशा में। लेकिन वेग इस सीधी सरल रेखा में भी एक और तरह से बदल सकता हूं। अभी इसका वेग का परिमाण 5 है, ये सीधा का सीधा ही चलता रहे, इसका वेग का परिमाण 3 हो जाए, सीधा सीधा ही चलता रहे, वेग का परिमाण 1 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो अब की बार वेग की दिशा तो नहीं बदल रही, लेकिन वेग का परिमाण घट रहा है। यहाँ तो वेग का परिमाण बढ़ रहा था, तो बल मैंने किधर लगाया था, वेग की दिशा में। तो अगर मेरे को वस्तु को सीधा का सीधा ही चलाना है, लेकिन उसका वेग घटाना है, तो बल क्या करना पड़ेगा, वेग के विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एक बात तय हुई कि जब कण सीधी सरल रेखा में चल रहा है और वेग बदल रहा है, तो ये बात तय कि वेग का दिशा तो नहीं बदलेगी, वेग का परिमाण बदलेगा, और वेग का परिमाण बदलेगा तो बल या तो वेग की दिशा में लगेगा या वेग के विपरीत दिशा में लगेगा। बल अगर वेग की दिशा में लगता है तो वेग का परिमाण बढ़ेगा, और बल वेग के विपरीत दिशा में लगता है तो बल का परिमाण घटेगा। तो बल अगर बल वेग की दिशा में है तो परिमाण बढ़ा देगा, और विपरीत है तो परिमाण घटा देगा। अब अगर मेरे को कण को ऐसे चलाना है, कण को ऐसे चलाना है कि उसका वेग का परिमाण तो नहीं बदले, वेग का परिमाण तो नहीं बदले, लेकिन उसकी दिशा बदल जाए, तो मेरे को बल कैसे लगाना पड़ेगा, सोचिएगा। अगर मैं बल इधर लगाता, वेग की दिशा में लगाता, तो ये बल तो वेग का परिमाण बढ़ा देता। बल इधर लगाता तो ये बल तो वेग का परिमाण घटा देता। इसका मतलब यहाँ बल न तो वेग की दिशा में लगेगा, नहीं विपरीत में लगेगा। तो अगर मैं बल इधर लगाऊं, अगर मैं बल वेग से कुछ कोण पर लगाऊं, तो आपको लगने में लग रहा है, क्या लग रहा है कि बल इधर लग रहा है, वेग की दिशा में कहां बल लग रहा है। तो भैया लोगों, किसी जमाने में अपन ने घटक नाम की कोई चीज पढ़ी थी कि अगर कोई सदिश एफ वेक्टर इधर है और इधर से ये थीटा कोण बनाता है, तो बल का इस दिशा में घटक कितना जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इस दिशा में घटक एफ साइन थीटा। तो अगर बल वेग से कुछ कोण पर है तो बल का कोई ना कोई घटक वेग की दिशा में आएगा। घटक का मतलब क्या है, प्रभाव। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, मान लीजिए ये 8 न्यूटन है और इधर घटक आ गया, सॉरी ये 10 न्यूटन है, इधर घटक आ गया 8 और इधर घटक आ गया 6, तो पता लगा कि मैंने ये बल नहीं लगाया, मैंने वस्तु पर 2 बल लगाए, एक तो 8 न्यूटन का और एक 6 न्यूटन का। तो ये 8 न्यूटन का बल चूंकि वेग की दिशा में आ गया, तो ये उसके वेग को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ये इसके वेग को बढ़ा देगा, वेग के परिमाण को बढ़ा देगा। और इस 6 की बात करूंगा तो इस 6 का कोई भी घटक इसकी दिशा में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी सदिश का उसके लंबवत दिशा में घटक प्रभाव क्या होता है, शून्य होता है। तो अगर मैंने बल इधर लगाया तो इसका इधर घटक भी आ गया और इधर भी घटक आ गया। ये वाला घटक तो वेग के परिमाण को ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इस दिशा में कोई प्रभाव नहीं होता, कोई घटक नहीं आता। तो अगर मैं बल भी वेग से कुछ कोण पर लगाऊंगा तो भी यह बल इसके वेग को बढ़ा देगा। तो अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है कि इसका वेग का परिमाण चेंज नहीं करना, ना बढ़ाना है ना घटाना है, तो मेरे को बल क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा बल क्या करना पड़ेगा, वेग के लंबवत दिशा में लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब बल
वेग के लंबवत दिशा में लगेगा तो इस बल का इस दिशा में घटक शून्य, बोले तो बल का इस दिशा में कोई प्रभाव नहीं आया, और जब बल का इस दिशा में घटक शून्य है तो इसका मतलब बल ना तो वेग की दिशा में लग रहा है, नहीं वेग के विपरीत दिशा में लग रहा है। इसका मतलब ना तो इसका वेग का परिमाण बढ़ेगा, नहीं वेग का परिमाण घटेगा, लेकिन बल तो लग रहा है, और बल लगने की वजह से वस्तु ऊपर भी जाना चाहेगी और वेग की वजह से आगे भी जाना चाहेगी। तो वस्तु यहाँ की वजह कहां पर आ गई, यहाँ पर। जैसे वस्तु यहाँ पर आई, आप देखो ये ऊपर आ गई और ये देखो आगे भी आ गई, और जैसे यहाँ पर आई अब वेग की दिशा क्या हो गई है, इसका मतलब बल का वह घटक या बल अगर वेग के लंबवत दिशा में लगता है तो वह वेग के क्या बदलता है, केवल दिशा को बदलता है। अगर बल वेग की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में लगता है तो वह उसके परिमाण को बदलता है, और अगर बल वेग की लंबवत दिशा में लगता है तो वह वेग की केवल क्या बदलेगा, दिशा बदलेगा, उसके परिमाण को नहीं बदलेगा। और अब अगर आपको वेग का परिमाण और दिशा दोनों बदलने हैं तो आपको बल किधर लगाना पड़ेगा, वेग से कुछ कोण पर, ताकि इस बल का इस दिशा में कोई घटक आ जाए और इस दिशा में कोई घटक आ जाए। तो इस बल को तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो मेरे पास ये दो बल आ गए, एक आ गया F cos थीटा, एक आ गया F sin थीटा। चूंकि F cos थीटा बल की दिशा में है, सॉरी वेग की दिशा में है, तो यह वेग के परिमाण को बढ़ा देगा, और F sin थीटा वेग के लंबवत दिशा में है तो यह वेग की दिशा को बदल देगा। मेरी ये 5 मिनट की बात कुछ समझ में आई हो तो ठीक, नहीं आया हो तो ठीक, भूल जाना कि मैंने कुछ पढ़ाया है। बस मैं तो यूं बोलना चाह रहा हूं कि जब भी वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा तो वस्तु में क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। वेग 3 तरह से बदला जा सकता है, गति के दौरान हो सकता है वेग की दिशा तो वही रहे लेकिन परिमाण बदल जाए, हो सकता है परिमाण वही रहे दिशा बदल जाए, और हो सकता है परिमाण और दिशा दोनों बदल जाए। बस दिमाग में पीछे से एक थोड़ी सी बात याद रखना, वेग बदल रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई बल लग रहा होगा। तो त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब 1 से, तो त्वरण क्या हुआ, वेग में परिवर्तन बटा वेग परिवर्तन में लगा समय। मात्रक देखें तो वेग में परिवर्तन, वेग में से वेग घटाओगे क्या आएगा, वेग, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर बटा सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, तो क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v में सूत्र क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन का वेग में से वेग घटाया वेग आया, वेग का v में सूत्र L1 t - 1, समय का v में सूत्र t1, तो कितना हो गया L1 t - 2। त्वरण क्या है भैया, सदिश राशि, और इसकी दिशा किधर की तरफ आएगी, जिस दिशा में वेग में परिवर्तन आएगा। त्वरण 2 टाइप का होगा, एक होगा औसत त्वरण और एक होगा तात्क्षणिक त्वरण। औसत त्वरण का सिंपल परिभाषा है, औसत त्वरण क्या होगा, वेग में कुल परिवर्तन बटा वेग परिवर्तन में लगा समय। तो गौर फरमाइएगा, मान लीजिए कण गति कर रहा है, t बराबर 0 पर यहां से मैंने देखना शुरू किया, देखते देखते t1 सेकंड हो गया टाइम, और इसका वेग v1 वेक्टर हो गया, यहां आते आते t2 सेकंड हो गया, वेग क्या हो गया v2 वेक्टर। तो अगर अपन t1 से t2 तक की बात करें, इस समय अंतराल की बात करें कि t1 से t2 तक में क्या हुआ, तो t1 से t2 तक में वेग में परिवर्तन कितना हुआ, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और समय कितना लगा, यहां से तक जाने में समय कितना लगा t2 - t1, तो औसत वेग हो गया। वेग में परिवर्तन तथा वेग परिवर्तन में लगा समय। ठीक है कि नहीं, बात क्लियर। अब बात करते हैं भैया लोगों तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण नाम से ही पता लग रहा है, कण का किसी क्षण पर त्वरण, कण का किसी क्षण पर त्वरण तात्क्षणिक त्वरण
कहलाता है। कण का किसी क्षण पर त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। त्वरण का मतलब क्या है भैया? वेग का समय के साथ परिवर्तन की दर, यही तो है त्वरण, यही तो है त्वरण। त्वरण का मतलब क्या है? यही है। तो तात्क्षणिक त्वरण क्या है? कण का किसी क्षण पर त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाएगा। तो मैं यूं भी बोल सकता हूं, कण का किसी क्षण पर, कण का किसी क्षण पर वेग का समय के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक त्वरण क्या हुआ? किसी क्षण पर त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाएगा। त्वरण का मतलब वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर। तो यह वेग का समय के साथ परिवर्तन की दर क्या करनी पड़ेगी? किसी पर्टिकुलर क्षण पर निकालनी पड़ेगी, किसी पर्टिकुलर क्षण पर निकालनी पड़ेगी। तो अगर आप वेग का समय के साथ परिवर्तन की दर समय के किसी निश्चित मान पर निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भैया? क्या आ जाएगा आपके पास? तात्क्षणिक त्वरण आ जाएगा। तो गौर फरमाइएगा, आपका कण यहां से चला t1 से t2 समय अंतराल के अंदर, t1 से लेकर t2 समय के अंदर उसका वेग v1 वेक्टर से v2 वेक्टर बदल गया। तो t1 से t2 समय अंतराल के दौरान इसका जो औसत त्वरण आया वो कितना आया? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1, बोले तो डेल्टा v बटा डेल्टा t। तो अगर मेरे को तात्क्षणिक त्वरण निकालना है, समय के किसी पर्टिकुलर मान पर त्वरण निकालना है, फॉर एग्जांपल मेरे को बोला गया t बराबर t1 समय पर ही त्वरण निकाल लीजिए। तो t बराबर t1 समय पर त्वरण तब आएगा जब ये t2 बिल्कुल t1 के क्या होगा? पास में। बोले तो t2 क्या होना चाहिए? t1 प्लस 0.00001। अर्थात मैं क्या करूंगा? t1 से t2 तक का जो समय अंतराल आया वो कितना है? t2 माइनस t1 कितना है? 0.00001 आया। तो मैं क्या करूंगा? इस बहुत अल्प समय अंतराल में वेग में परिवर्तन निकाल लूंगा। वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, औसत त्वरण आ जाएगा। लेकिन यह औसत त्वरण कहां से कहां तक में आएगा? t1 से लेकर t1 प्लस 0.00001 सेकेंड। तो आप बोलेंगे सर ये t2 भी ऑलमोस्ट किसके इक्वल है? t1 के ही तो इक्वल है कि t2 और t1 में डिफरेंस कितना है? इतना सा है। अर्थात मैं इस औसत त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण बोल सकता हूं, इस पर्टिकुलर समय पर त्वरण बोल सकता हूं। तो अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर क्षण पर त्वरण निकालना है, त्वरण निकालने का वेग का समय के साथ परिवर्तन की दर निकालनी है। तो अगर आपको वेग का समय के साथ परिवर्तन की दर समय के किसी निश्चित मान पर निकालनी है तो आपको एक कंडीशन, एक बाउंडेशन, एक लिमिटेशन लगाना पड़ेगा कि t1 और t2 के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? डेल्टा t क्या होना चाहिए? बहुत अल्प होना चाहिए। तो अगर यदि समय अंतराल बहुत अल्प है, डेल्टा t टेंड्स टू 0 है, तो हम इस औसत त्वरण को क्या बोल सकते हैं? तात्क्षणिक त्वरण। गौर फरमाइएगा, आएगा हमेशा औसत। औसत क्यों आएगा? क्योंकि औसत बोलता है कि समय अंतराल बहुत अल्प हो, बहुत ज्यादा हो, हमको कोई मतलब नहीं है। वेग में कुल परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन का अनुपात औसत त्वरण देगा। लेकिन अगर समय अंतराल बहुत अल्प है तो उस औसत त्वरण को हम क्या बोल सकते हैं? तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक त्वरण निकालने की एक कंडीशन हो गई, एक बाउंडेशन हो गई, एक लिमिटेशन हो गई। ये क्या है? LIMIT, लिमिट बोले तो लिमिटेशन, TATION, सीमा बंधन। अगर मेरे को तात्क्षणिक त्वरण निकालना है, तो मैंने को एक कंडीशन, एक बाउंडेशन, एक लिमिटेशन लगाना पड़ेगा कि भैया t1 और t2 में डिफरेंस क्या होना चाहिए? बहुत अल्प होना चाहिए। बोले तो डेल्टा t टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो यह वेग का समय के साथ परिवर्तन की दर है। बोले तो यह क्या देगा मेरे को? औसत त्वरण देगा। लेकिन इस औसत त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण बदलना है तो मेरे को ये लिमिट लगानी पड़ेगी, डेल्टा t टेंड्स टू 0। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? dv by dt। dv by dt का मतलब वेग का समय के सापेक्ष, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन। ये d क्या है? डिफरेंशिएशन अवकलन, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन।
तो वेग का समय के सापेक्ष अवकलन आपको क्या देगा? तात्क्षणिक त्वरण। वेग का समय के सापेक्ष अवकलन का मतलब वेग का समय के साथ परिवर्तन की दर समय के किसी निश्चित मान पर। तो वेग अवकलन आपको क्या देता है? परिवर्तन की दर ही तो देता है किसी निश्चित मान पर। तो वेग का समय के सापेक्ष अवकलन में को क्या देगा? वेग का समय के साथ परिवर्तन की दर समय के किसी निश्चित मान पर। वेग का समय के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण। तो इसका मतलब वेग का समय के साथ परिवर्तन की दर समय के किसी निश्चित मान पर मेरे को क्या देगा? किसी पर्टिकुलर क्षण पर त्वरण देगा, अर्थात क्या देगा? तात्क्षणिक त्वरण देगा। अवकलन v का t के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन ज्ञात करने की दो विधियां, गणितीय और ग्राफीय। अगर आप वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं गणितीय विधि द्वारा, तो वेग को समय के रूप में लिखिए, सूत्रों की सहायता से इसका अवकलन कर दीजिए। और अगर आप ग्राफीय विधि द्वारा अवकलन करना चाहते हैं, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं, तो आप वेग का समय के सापेक्ष अवकलन आपको क्या देगा? तात्क्षणिक त्वरण। तो बहुत सी बार वेग और समय के मध्य ग्राफ खींच दिया जाता है, दिया हुआ होता है, और आपसे बोला जाता है कि इस समय पर त्वरण निकालो। 99% बच्चे का दिमाग खराब। कैसे यार? वेग और समय दे रखा है, कुछ त्वरण रहेगा, क्वेश्चन ही गलत दिखता है। नहीं भैया, क्योंकि वेग और समय आपको दे रखा है, तो वेग का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा, तात्क्षणिक त्वरण कहलाएगा। अब ग्राफीय विधि द्वारा अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे, या ग्राफीय विधि द्वारा तात्क्षणिक त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे? कैसे ज्ञात करेंगे? वेग समय वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता बोले तो tan थीटा। tan थीटा में थीटा क्या है? वह स्पर्श रेखा धनात्मक समय अक्ष से वामावर्त दिशा में जो कोण बनाएगी। तो अगर आपको वेग समय वक्र दे रखा है और आपसे बोला जाता है त्वरण बताइए, इस समय पर त्वरण बताएं, तो समय के जिस भी मान पर आपको त्वरण बताना है, आप समय के उस मान के लिए ग्राफ पर पॉइंट निकाल लेंगे और उस पॉइंट पर क्या कर देंगे? स्पर्श रेखा खींच देंगे, और इस स्पर्श रेखा की क्या निकालेंगे? प्रवणता। प्रवणता का मतलब क्या होगा? tan थीटा। ये tan थीटा क्या देगी? वेग का समय के सापेक्ष अवकलन देगी। और वेग का समय के सापेक्ष अवकलन कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? तात्क्षणिक। वेग का समय के सापेक्ष अवकलन क्या देगा? तात्क्षणिक त्वरण। अब आप थोड़ा सा फिर गौर फरमाइएगा। A इक्वल टू dv बाय dt है, A इक्वल टू dv बाय dt है, और v क्या है? v क्या चीज है? विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन की दर। तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है? ds बाय dt। तो A वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? d इंटू डी, डी स्क्वायर। लेकिन भैया ये d कोई राशि नहीं है जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको d इंटू डी नहीं बोला जाता। ये क्या हो जाता है? d2। ये ds बाय dt क्या है? विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन। ये जो अवकलन आया, परिवर्तन की दर आया, अवकलन क्या देगा? परिवर्तन की दर। तो विस्थापन का समय के साथ जो परिवर्तन की दर आया, उस चीज का समय के साथ वापस अवकलन बोले तो इस परिवर्तन की दर का वापस इसके साथ समय के साथ परिवर्तन की दर। बाउंसर चला गया। विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन की दर क्या देगा? वेग। वेग का समय के साथ परिवर्तन की दर क्या देगा? त्वरण। इसका मतलब विस्थापन का एक बार अवकलन करते तो वेग, वेग का एक और बार अवकलन करते तो क्या आएगा? त्वरण। तो ये है d2s बाय dt स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन का समय के सापेक्ष दो बार अवकलन आपको क्या देगा? तात्क्षणिक त्वरण देगा। क्या देगा? तात्क्षणिक त्वरण देगा। फिर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। यहाँ पर आपने बोला v का t के सापेक्ष अवकलन क्या? त्वरण आया। त्वरण का t के सापेक्ष समाकलन कर दो, क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा। कैसे? a इक्वल टू क्या है भैया? dv बाय dt। तो dv इक्वल टू क्या हो गया? a dt। दोनों तरफ क्या कर दें? समाकलन कर दें। दोनों तरफ समाकलन कर दिया।
इधर समाकलन की लिमिट्स किसकी लगेगी, टी की, इधर वी की। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि समय का मान कहां से कहां तक बदल रहा है, उस दौरान वेग का मान कहां से कहां तक बदला। तो माना कि समय t1 से t2 तक बदला और वेग v1 से v2 तक बदला। dv का समाकलन करेंगे, dv का समाकलन करेंगे, क्या आएगा, v लिमिट लग जाएगा v1 से लेकर v2 तक। लेकिन जब तक मेरे को ये नहीं पता कि त्वरण समय पर कैसे निर्भर करता है, समय का किस प्रकार का फलन है, मैं इसका समाकलन नहीं कर सकता और उसको केवल ऐसा का ऐसे रहने दूंगा। t1 से t2 तक v की जगह उच्चतम सीमा माइनस v की जगह निम्नतम सीमा, t1 से t2 तक a वेक्टर dt। तो क्या है, त्वरण का समय के सापेक्ष समाकलन क्या दे रहा है आपको, वेग में परिवर्तन। तो ये क्या हुआ, त्वरण का समय के सापेक्ष समाकलन t1 से t2 तक। तो त्वरण का समय के सापेक्ष समाकलन आपको क्या देगा, वेग में परिवर्तन देगा। समाकलन ज्ञात करने की दो विधियां, गणितीय और ग्राफीय। गणितीय विधि द्वारा a का t के सापेक्ष समाकलन करना है तो a को t के रूप में लिखना पड़ेगा, और ग्राफीय विधि द्वारा करना है, ग्राफीय विधि द्वारा करना है तो सबसे पहले ग्राफ खींचना पड़ेगा त्वरण और समय में। तो मैंने ये त्वरण समय ग्राफ खींच दिया। अब त्वरण का समय के सापेक्ष समाकलन करना है तो समाकलन कैसे निकालेंगे, त्वरण समय वक्र और समय अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल बोले तो इस ग्राफ और इस अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल कहां से कहां तक, t1 से t2 तक। तो ये t1 है और ये t2 है, तो t1 के लिए कर्व पे पॉइंट, t2 के लिए कर्व पे पॉइंट, तो ये वाला एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो ये एरिया आपको क्या देगा, त्वरण का समय के सापेक्ष समाकलन देगा। अरे त्वरण का समय के सापेक्ष समाकलन क्या देगा, वेग में परिवर्तन देगा। अर्थात जब आप ये एरिया निकालेंगे तो ये एरिया किसके बराबर आएगा, वेग में परिवर्तन के बराबर आएगा। तो मेरे हिसाब से अब आपको समाकलन अवकलन की इंपॉर्टेंस पता लगी होगी, वेक्टर की इक्वेशन, वेक्टर की इंपॉर्टेंस भी पता लगी होगी। अवकलन में ज्यादा समझ में नहीं आया तो अवकलन ग्राफिक अवकलन क्या देता है, परिवर्तन की दर देता है। अवकलन क्या देता है, परिवर्तन की दर। ग्राफिक विधि से निकालना है तो क्या निकालेंगे, वक्र की प्रवणता। समाकलन आपको जोड़ देता है, एडिशन देता है, समाकलित करता है बोले तो जोड़ता है। तो समाकलन कैसे निकालेंगे अपन, वक्र तथा अक्ष के मध्य के क्षेत्रफल से निकालेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, फिर कल आगे पढ़ते हैं। आज की क्लास में किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिए।